गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में मुग़लकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन और पाल शैली के पश्चात अपभ्रंश शैली राजस्थानी शैली के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी उथल पुथल प्रारंभ हुई। मुस्लिम आक्रमणों और मुसलमानों के सुल्तानों ने भारत के कई भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसका प्रभाव चित्रकला पर भी निश्चित रूप से ही दिखाई देने लगा। मुग़लकालीन कला का प्रारंभ ईरानी शैली से माना जा सकता है। जिस समय भारत में राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ, उसी समय मुस्लिम आक्रमणों और मुसलमानों के धर्म के कारण भारत में एक नवीन कला शैली विकसित होने लगी। इसका मुख्य कारण ये था कि मुस्लिम राजा जो थे, सुल्तान जो थे, वो उनमें से कुछ कला प्रिय थे, कला प्रेमी थे और उन्हीं के द्वारा ईरानी और फ़ारसी कला का भारत में आगमन हुआ और उस आगमन से भारत में एक नवीन कला शैली विकसित हुई। यह आरंभिक शैली ईरानी शैली के नाम से या ईरानी फ़ारसी कला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य केंद्र समरकंद या हेरात था। 15वीं शताब्दी में फ़ारस में तैमूर वंश के संरक्षण में यह शैली आगे बढ़ी। वैसे तो तैमूर जो था एक विध्वंसकारी राजा था, परंतु संस्कृति और कला का प्रेमी था और उसका पुत्र शाहरुख स्वयं कवि था और संस्कृति को बहुत अधिक मानता था। अच्छा चित्रकार भी था और चित्रकारों की बहुत अधिक मदद किया करता था और उसी के दरबार में बेजाद नामक एक उत्तम चित्रकार था, जिसने बेजाद स्कूल की स्थापना भी की थी। इसी के बेजाद के द्वारा ही बेजाद में ईरानी फ़ारसी कला शैली का उदय हुआ। मुस्लिम धर्म के साथ साथ यह शैली भी भारत में आगे बढ़ती चली गई। इस्लाम में भारत तथा जीवधारियों को, मानव और जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध था। अतः चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखों और ज्यामितीय रूपों का आधिक्य होने लगा और आकृति चित्रण व जीवधारी चित्रण नहीं के बराबर थे। परंतु धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता शिथिल पड़ने लगी और मानव आकृतियाँ, फूल, पत्ती, पशु, पक्षी आदि को चित्र में बनाया जाने लगा। हेरात कला का प्रसिद्ध कलाकार बेहजाद, जिसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर देशी विदेशी तत्वों का समन्वय करके इस शैली को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये एक समन्वयात्मक शैली थी जो कि ईरान से भारत आई थी और इसमें भारतीय कला तत्वों का बहुत सा मिश्रण था, सम्मिश्रण था। ईरानी कला का मिश्रण भी इसमें था, फ़ारसी कला भी इसमें सम्मिलित थी और चीनी कला, चीनी चित्रकारों की कुछ कला शैलियाँ भी इसमें सम्मिलित थी। इसलिए एक समन्वयात्मक स्वरूप इस शैली का विकसित हुआ और इसीलिए कला शैली एक नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त हो सकी। इस कला शैली की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसका जो वर्ण विधान था, उसमें सपाट रंग भरे जाते थे, छाया प्रकाश का प्रयोग बिल्कुल नहीं था और आकृतियों में उभार और गोलाई भी नहीं थी। जैन और अपभ्रंश शैली जिस तरह से जैन और अपभ्रंश शैली में भी छाया प्रकाश का प्रयोग होते हुए भी उभार और त्रिआयामी अंकन नहीं किया गया था, उसी प्रकार ईरानी कला शैली में भी त्रिआयामी अंकन नहीं था। सपाट रंग भरे जाते थे और छाया प्रकाश के अभाव में आकृतियाँ गोलाई युक्त नहीं थी, सपाट थी। अमिश्रित और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था
और हल्की पृष्ठभूमि के साथ इसे दर्शाया जाता था। यहाँ पृष्ठभूमि का विशेष महत्व नहीं था, पृष्ठभूमि को नहीं के बराबर दिखाया जाता था। एक संपूर्ण चित्र तल को ही आधार तल मानकर चित्रण किया जाता था। दूसरी विशेषता स्थापत्य चित्रण की है, जिसमें भवन, मेहराब, जालियाँ, फूल पत्ती, बेल बूटे आदि अलंकरणों को काट कर उकेर कर बनाया गया है। और भवनों में उद्यान, प्राकृतिक चित्रण को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। यहाँ विशेष रूप से जो फ़ारसी ईरानी कला या मुस्लिम आक्रमण से हुए मुस्लिम कला विकसित हुई, उनमें वास्तुकला और स्थापत्य कला को बहुत अधिक महत्व दिया गया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल इस कला शैली में बनाए गए हैं, मुग़ल कला शैली में। इसी प्रकार वस्त्रों और आकृतियों में लंबा चौगा पहनाया जाता था या लबादा जैसा वस्त्र पहनाया जाता था। पगड़ी और कुल्हेदार साफ़ा हमारी राजस्थानी चित्रकला की भी विशेषता रही है। यहाँ भी कुल्हेदार साफ़ा पहनाया जाता था और अपभ्रंश शैली के जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें भी इस प्रकार के साफ़े को देखा गया है। तो ये एक मिश्रित स्वरूप है जो कि इस ईरानी शैली में दिखाई देता है। कुल्हेदार साफ़े का अलग अलग प्रकार के साफ़े बना करके और मुस्लिम सुल्तानों के सिर पर ताज के समान सुशोभित होते थे। मानव आकृतियाँ कोमल थी, मधुर थी, गोल थी और 2.25 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। 2.25 चश्म चेहरे का मतलब होता है कि नाक से कि दूसरी ओर परला गाल भी दिखाई देना, यानी एक साइड का फेस और उसके बाद में नाक की दूसरी साइड का भी यदि चेहरा दिखाया जाता है तो उसे 2.25 चश्म बोलते हैं। 2.25 चश्म चेहरे इस कला शैली में बनाए गए हैं। लंबी पतली सुराही जैसी गर्दन, छोटी आँखें, लंबी नाक और गोल चुबुक, फूले हुए गाल इस कला शैली की विशेषता है। यहाँ ज्यामितीय अलंकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्दन लंबी पतली सुराही नुमा पहली बार मुग़ल कला शैली में देखने को मिली थी। स्त्री और पुरुष आकृतियों में अंतर उनके केश विन्यास या दाढ़ी मूछ से या वस्त्रों से किया जा सकता था। शारीरिक संरचना दोनों की लगभग एक जैसी थी, यानी स्त्री और पुरुष के जो नैन नक्श थे, फीचर्स थे, आँख, नाक, कान थे, वो एक जैसे बनाए गए थे। मुंह की आकृतियाँ भी एक जैसी थी, लेकिन उनकी दाढ़ी मूछ वस्त्रों से और उनके पहनावे से उनमें अंतर किया जाता था। उनकी जो गहने वो पहनते थे उनसे उसमें डिफरेंस होता था कि ये स्त्री है या पुरुष है। मुस्लिम कला की, ईरानी कला की एक और विशेषता हाशियों की और लेख की थी। यहाँ पर जब चित्र बनाया जाता था तो उसके चारों ओर कुछ बॉर्डर यानी हाशिया छोड़ा जाता था। उस बॉर्डर में विभिन्न प्रकार की सुंदर बेल बूटे आदि सजाए जाते थे और उस पर सुनहरा कार्य करने की परंपरा भी यहीं से प्रारंभ हुई है। बेल बूटे, सुराहियाँ, फूल, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस और ज्यामितीय आकारों से इन हाशियों को सुंदर सजाया जाता था और चटकीले रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता था और साथ ही सुनहरा यानी गोल्डन रंग लगाने की परंपरा भी यहीं से, इसी कला शैली से प्रारंभ हुई है। चित्रकार हाशियों में कुछ स्थान खाली छोड़ते थे जहां वो अपना नाम, चित्र का विषय, कविता या उसके बारे में कुछ लिखते थे और उसे एक सफ़ेद पट्टी के रूप में बना दिया जाता था ताकि वो अलग से दिखाई दे। ये हाशिया बनाना, चित्रकार का नाम लिखना, ये इस कला शैली से आरंभ हुआ था। इससे पहले जैन अपभ्रंश शैलियों में भी चित्रकारों ने कई स्थानों पर पोथियों में अपने नाम लिखे हैं, लेकिन वो हाशियों में नहीं लिखे हैं। वो चित्र के अंदर ही उन्होंने जहाँ उनको स्थान दिखाई दिया, जहाँ स्थान मिला, वहाँ लिखे हैं। अलग से उसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पर
चित्रकार ने अपना नाम और चित्र के विषय में उसकी जो डिटेल्स हैं वो भरने के लिए स्थान को निर्धारित कर दिया था। इसका अगले विशेषता रेखांकन है। ईरानी शैली में अजंता की रेखा शैली, चीनी चित्रकला का प्रभाव, राजस्थानी चित्रकला का रेखांकन और इस्लामिक सूक्ष्म नक्काशी, बारीक और सपाट कोणयुक्त रेखांकन इसमें विशेष रूप से देखा जाता है। इस्लामी शैली में रेखांकन बहुत बारीक है, चीनी चित्रकला का उस पर प्रभाव है, सूक्ष्म नक्काशी की हुई है, कोणयुक्त रेखाएं हैं, इसमें गोलाई का अभाव है और अधिकांशतः ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। ज्यामितीय आकृतियों को महत्व दिया गया है। इसी प्रकार अलंकारिकता इसका एक और विशेषता है कि इस शैली में भाव तथा विषय के स्थान पर अलंकारिकता को प्रधानता मिली। अजंता की चित्र शैली से विपरीत इस कला शैली में भाव और माधुर्य का अभाव है। जो भाव और कल्पना अजंता की कला शैली में हमें देखने को मिलती है वह हिरात कला क्रम में या ईरानी कला शैली में बिल्कुल गायब है, नदारद है। यहाँ पर केवल अलंकारिकता को प्रधानता दी गई है। सुंदर बेल बूटे, ज्यामितीय आकार बनाना और सुराही कालीन, उन पर बारीक नक्काशी करना, बारीक बारीक रेखाओं से उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ कोणयुक्त बनाया जाना यहाँ की चित्रण में सम्मिलित है। मानव आकृतियाँ, पशु पक्षी, वस्त्रों आदि में यथार्थ चित्रण के स्थान पर अलंकारिक सजावट दर्शाई गई है। प्रकृति का अंकन भी केवल पृष्ठभूमि में किया गया है, जिसका कोई भी संबंध चित्र के विषय से बिल्कुल नहीं है। प्रकृति को केवल एक सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है, उसका चित्र विषय से कोई संबंध नहीं है। ईरानी कला शैली में ऐसा देखा गया है। इसके अतिरिक्त इस शैली में जलाशय, ऊंचे क्षितिज, कालीन, कब्र आदि को आकाशीय परिप्रेक्ष्य में तथा आकृतियों, वृक्षों, पर्वतों को सम्मुख परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। यानी जो मुख्य आकृति है उसे सामने की ओर बनाया गया है और जो जलाशय हैं या कालीन हैं, क्षितिज हैं या पर्वत हैं, वृक्ष हैं आदि को पीछे की ओर बनाया गया है। तो यहाँ बाद वाले चित्रों में, परवर्ती काल के चित्रों में थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। परिप्रेक्ष्य को विभाजित करने का प्रयास भी किया गया है, वृक्षों और पर्वतों के द्वारा या ऊंचे क्षितिज बनाकर या जलाशय के द्वारा आधार तल को विभाजित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये कला शैली भारत में विकसित हुई और मध्यकाल में मुग़ल कला शैली का प्रारंभ इसी काल से, इसी कला शैली से माना जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म और इस्लामी राजा जब भारत आए तो धर्म के साथ साथ अपने साथ ये कला शैली भी यहाँ लेकर आए और कला प्रेमी होने के कारण उन्होंने इसे अधिक विकसित किया और कुछ भारतीय कलाकारों को भी उससे संरक्षित करके इस कला शैली को अपने विकास की ओर अग्रसर किया। आगे चलकर यही कला शैली बाबर और अकबर के द्वारा इसी कला शैली को विकसित किया गया और एक नवीन ऊंचाइयां मुग़ल कला के रूप में भारतीय कला को प्राप्त हुई हैं।